वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर सीआरपीसी की सभी 484 धाराएं इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इससे पहले मैंने आईपीसी इंडियन पिनल कोड की सभी 511 धाराओं का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने ये सीआरपीसी की सभी धारा का वीडियो भी लेकर आया हूँ मैं। और इसे जो आईपीसी की इंडियन पिनल कोड की 511 धाराओं का वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसमें पूरे 511 धाराएं कवर की गई है। वो पूरे 1 घंटे से भी ज़्यादा मिनट का वीडियो है वो, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। और सीआरपीसी का पहला मतलब जानते हैं सीआरपीसी क्या है। तो सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कहते हैं और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह कानून सन 1973 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रियाएं होती है जिसे पुलिस किसी अपराध की जांच करने के लिए अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। तो यहाँ पे हम सीआरपीसी की टोटल 484 धाराएं में लेकर आया हूँ। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि इस वीडियो को बनाने में हमें जितनी मेहनत लगी है इसको शेयर करने में आपको उतनी मेहनत नहीं लगेगी। तो सीआरपीसी की धारा के टोटल 37 अध्याय है और 484 धाराएं है। तो यहाँ पे धारा एक में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। तो इसमें 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। और 2 इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न है। उपबंध संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। और इसमें क नागालैंड राज्य को और ख जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, परंतु किंतु संबंध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए। अब देखते हैं धारा 1 का स्पष्टीकरण। इस धारा में जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले संविधान की 6th अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे। जो राज्य असम के जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित थे, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश असम की जनजाति में थे और शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। और इसमें 3 यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा। और धारा 2 इसमें परिभाषाएं है। इस संहिता में जब तक की संदर्भ में से अन्यथा अपेक्षित न हो। इसमें क जमानतीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया या तत्समयी प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। और परिभाषा में ख है आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है। ग संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अनुरूप
वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। और घ में परिवाद से इस संहिता के अधीन मैजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। इसमें इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। धारा 2 का स्पष्टीकरण, ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। इसमें ड आता है उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है। तो किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, या 2 में है किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की आधिकारिकता विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय। इसमें 3 में है किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। धारा 2 का च है भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिन पर इस संहिता का विस्तार है। और इसमें 6 में है जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। और इसमें ज है अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाही है जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। और इसमें ज है न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। और किसी इसमें ग है किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिकता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संबंध संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। इसमें ट महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है। इसमें ठ असंज्ञेय अपराध, इसमें ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए असंज्ञेय मामला के ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता है। और इसमें ड है अधिसूचना से राज्यपात्र के प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। इसमें ड है अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम 1870 का 1 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। और अण पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी के अंतर्गत जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमार या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है जो ऐसी अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है। और इसमें त स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान या जलयान भी है। और इसमें थ है किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर के से ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उनके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है। द पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। इसमें द पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेषतया पुलिस
थाना घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है इसमें न है। विहित से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। इसमें प है लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। और इसमें फ उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। यहाँ पे संक्षिप्त में सारी धाराएं हम बताएंगे। यहाँ पे इसमें पूरी 484 धाराओं को सीआरपीसी की धाराओं को कवर किया गया है। वीडियो अंत तक देखिए। यहाँ पे हम अलग से भी एक एक दो धारा का वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम खाली धाराएं है, इसमें डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे, तो कोई एक्सप्लेन नहीं है, तो कृपया ध्यान दें। उपखंड से जिले का उपखंड अभिवृद्धि, यहाँ पे एक खाली वीडियो देख के भी आप अपना रिवाइज कर सकते हो सारी धाराएं। समन मामला से ऐसा, यहाँ पे ब है, समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। यहाँ पे पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी है। और इसमें वारंट मामला के से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। यहाँ पे म शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और पारिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 यहाँ पे समझ आते 1860 का 45 में पारिभाषित है, वही अर्थ हो गए जो उनके उस संहिता में है। तो यहाँ पे धारा 3 निर्देशों का अर्थ लगाना, धारा 4 है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन विचार, और धारा 5 व्यावृत्ति है, और अध्याय 2 में दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन है। इसमें धारा 6 है दंड न्यायालयों के वर्ग, धारा 7 है प्रादेशिक खंड, धारा 8 है महानगर क्षेत्र, धारा 9 है सेशन न्यायालय, धारा 10 में सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, और धारा 11 है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, और धारा 12 है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि है, और धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है, धारा 14 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, और धारा 15 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, धारा 16 है महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, धारा 17 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, धारा 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, धारा 19 महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, धारा 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट, और धारा 21 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, और धारा 22 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, और धारा 23 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, धारा 24 लोक अभियोजक, धारा 25 सहायक लोक अभियोजक, धारा 25 का अभियोजक निदेशालय है, और धारा अध्याय 3 में न्यायालयों की शक्ति है, और धारा 26 में न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, धारा 27 में किशोरों के मामलों में अधिकारिता, और धारा 28 में दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे, धारा 29 दंडादेश मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, धारा 30 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, धारा 31 एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश, और धारा 32 शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग, धारा 33 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ, और धारा 34 में शक्तियों को वापस लेना, धारा 35 में न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना, और यहाँ पे अध्याय 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ दी गई है। इसमें धारा 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ, और ख मजिस्ट्रेटों और पुलिस को सहायता, और धारा 37 जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, धारा 38 में पुलिस अधिकारी के भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर सकता है, और धारा
39 कुछ अपराधियों की इतिला का जनता द्वारा दिया जाना। धारा 40 ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। और अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंधित है। और धारा 41 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, ये इसमें धारा 41 में निर्देश किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 41 क में पुलिस अधिकारी के समक्ष उपसंजात होने की नोटिस। और धारा 41 ख में गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का कर्तव्य। धारा 41 ग में 41 ग में जिलों में नियंत्रण कक्ष। और धारा 41 ग में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। धारा 42 नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया है। धारा 44 में मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी है। धारा 45 में सशक्त बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण है। धारा 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। और धारा 47 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। धारा 48 अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। और धारा 49 अनावश्यक अवरोध न करना। धारा 50 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और अजमानत के अधिकार की इतिला दी जाना। धारा 50 क गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को सूचित करने की बाध्यता। धारा 51 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। धारा 52 आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। यहाँ धारा 53 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा। धारा 53 का बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। धारा 54 गिरफ्तारी व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण। धारा 54 का गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान। धारा 55 जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया होती है। धारा 55 का गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। और धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। और धारा 58 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। और धारा 59 का पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। धारा 60 निकल भगाने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति है। धारा 60 में धारा 60 का गिरफ्तारी कठोरतापूर्वक संहिता के अनुसार की जाएगी। यहाँ पे अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश इकाई है अध्याय 6 में। और यहाँ पे अध्याय धारा 61 समन का प्रारूप। और धारा 62 समन की तामील कैसे की जाए। धारा 63 निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। और धारा 64 जब समन किए गए व्यक्ति का मिल सके तब तामील होना है। धारा 65 जब पूर्व उपस्थित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया होती है। धारा 66 सरकारी सेवक पर तामील। धारा 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। धारा 68 ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाले अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। और धारा 69 साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील है। यहाँ पे ख गिरफ्तारी का वारंट। धारा 70 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। धारा 71 प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। धारा 72 वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। धारा 73 वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। धारा 74 पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। धारा 75 वारंट के सार की सूचना। 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। धारा 77 वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है। धारा 78 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। धारा 79 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। धारा 80 जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया।
धारा 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। यहाँ पे ग उद्घोषणा और कुर्की है। और धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। और धारा 84 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ। धारा 85 कुर्की की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना और विक्रीय और वापस करना। और धारा 86 कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील करना। आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम है ग में। धारा 87 समय के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना है। धारा 88 हाजिरी के लिए बंध पत्र लेने की सख्ती है। धारा 89 में हाजिरी का बंधन पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी है। धारा 90 इस अध्ययन के उपबंधों का साधारणतया सामनों और गिरफ्तारी के वारंट को लागू होना है। और अध्याय 7 चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं है इसमें। और पेश करने के लिए समन है। धारा 91 दस्तावेज या अन्य चीज़ें पेश करने के लिए समन है। धारा 92 पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया है। और यहाँ पे ख तलाशी वारंट। धारा 93 तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। 94 उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। धारा 95 कुछ प्रकाशनों के संभवत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति है 95 में। धारा 96 समपहरण की घोषणा को पास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करना। और धारा 97 सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। धारा 98 अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति है। यहाँ पे ग तलाशी संबंधी साधारण उपबंध। धारा 99 तलाशी वारंटों का निर्देशन आदि। धारा 100 बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। धारा 101 अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीज़ों का व्ययन। यहाँ पे प्रकीर्ण घ प्रकीर्ण। 102 धारा कुछ संपत्तियों को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 103 मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट धारा 105 आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था। यहाँ पे अध्याय 7 का कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संपहरण के लिए प्रक्रिया। यहाँ पे धारा 105 का परिभाषाएं है इसमें क संविदाकारी राज्य। ख पहचान करना अपराध के आगम संपत्ति और पता लगाना। धारा 105 ख व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। धारा 105 ग संपत्ति की कुर्की या संपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता। धारा 105 घ विधि विरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना। धारा 105 ड संपत्ति का अभिग्रहण का या कुर्की। धारा 105 च इस अध्ययन के अधीन अभिग्रहित या संपहत संपत्ति का प्रबंधन है। धारा 105 छ संपत्ति के संपहरण की सूचना। धारा 105 ज कतिपय मामलों में संपत्ति का संपहरण। 105 ज संपहरण के बदले जुर्माना। और धारा 105 ज कुछ अंतहरणों का आकृत और शून्य होना। धारा 105 ठ अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया। 105 ठ इस अध्याय का लागू होना। अध्याय 8 परिसंशांति कायम रखने के लिए अदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 106 दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। धारा 107 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। 108 राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 109 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 110 आभ्यासिक अपराधों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 111 आदेश का दिया जाना। धारा 112
न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। धारा 113 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। धारा 114 समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। धारा 115 वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त होने की शक्ति। धारा 116 इतिला की सच्चाई के बारे में जांच। 117 प्रतिभूति देने का आदेश। 118 उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इतिला दी गई है। 119 जिस व्यक्ति के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ। धारा 120 बंध पत्र की अंतर वस्तुएं। धारा 121 प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति। 122 प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। धारा 123 प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। धारा 124 बंध पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। अध्याय 9 पत्नी संतान तथा माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 125 पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश है। 125 में धारा 126 प्रक्रिया। 127 भत्ते में परिवर्तन। 128 भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। अध्याय 9 लोक व्यवस्था तथा परिसम शांति बनाए रखना से संबंधित है और इसमें क में विधि विरुद्ध जमाव। 129 धारा 129 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। धारा 130 जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। धारा 131 जमाव को तितर बितर करने की सशक्त बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। धारा 132 पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। लोक न्यूसेंस ख है। धारा 133 न्यूसेंस हटाने के लिए असर्त आदेश। 134 आदेश की तालीम या अधिसूचना। 135 धारा 135 जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण निर्दिष्ट करेगा। धारा 136 उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम। 137 जहाँ लोक अधिकारी के अस्तित्व के इनकार किया जाता है वह प्रक्रिया। 138 जहाँ वह कारण निर्दिष्ट करने के लिए हाजिर है वहाँ प्रक्रिया। 139 स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। 140 मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति। 141 आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। 142 जांच के लंबित रहने का आदेश। 143 मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनर्वर्ती या उसे चालू रखने का प्रतिशोध कर सकता है। यहाँ पे ग न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले। धारा 144 न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। धारा 144 का आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति। स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद है घ। धारा 145 जहाँ भूमि या जल से संबंधित विवादों से परिशांति भंग होना संभव है वहाँ प्रक्रिया। धारा 146 विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति है। धारा 147 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद। और धारा 148 स्थानीय जांच। यहाँ पे अध्याय 11 पुलिस का निवारक कार्य। धारा 149 पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। 150 संज्ञेय अपराधों के लिए जाने की परिकल्पना की इतिला। धारा 152 लोक संपत्ति की हानि का निवारण। 153 बांटों और मापों का निरीक्षण। अध्याय 12 पुलिस को इतिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ। धारा 154 संज्ञेय मामलों में इतिला। धारा 155 संज्ञेय मामलों के बारे में इतिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। धारा 156 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। 157 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। 158 रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। 159 अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। 160 साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। 161 पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा। 162 पुलिस के किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना।
163 कोई प्रति उत्प्रेरणा न दिया जाना। 164 संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। 164 का बलात्कार के शिकार हुए व्यक्ति का शारीरिक परीक्षा। और 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। 166 पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। और 166 का भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। 166 ख भारत के बाहर से किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। धारा 167 167 जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया। 167 ख मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। 169 जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना। 170 जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेजा दिया जाना। 171 परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उसका अवरुद्ध न किया जाना। 172 अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी। 173 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। 175 व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। 176 मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। अध्याय 13 जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। 177 जांच और विचारण द्वारा मामूली स्थान। 178 जांच या विचारण का स्थान। 179 अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकाला। 180 जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहाँ विचारण का स्थान। 181 कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। 182 पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। 183 यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। 184 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। 185 विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। 186 संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला निश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। 187 स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। 188 भारत से बाहर किया गया अपराध। 189 भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। अध्याय 14 कार्यवाही का शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। 190 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। 191 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। 192 मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। 193 अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान। 194 अपर और सहायक सेशन न्यायालयों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। 195 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्वक पूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। 195 का धमकी इत्यादि देने की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया। 196 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। 197 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। 198 भारतीय दंड संहिता की धारा 198 क के अधीन अपराधों का अभियोजन। 198 ख अपराध का संज्ञान। 199 मानहानि के लिए अभियोजन। अध्याय 15 मजिस्ट्रेटों से परिवाद। धारा 200 परिवादी की परीक्षा। 201 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। धारा 202 आदेशिका के जारी किए जाने की मुलतवी करना। धारा 203 परिवाद का खारिज किया जाना। मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। धारा 204 आदेशिका का जारी किया जाना। धारा
5 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी के अभिमुक्ति दे सकना। छोटे अपराधों के मामलों में विशेष समन। धारा 207 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। धारा 209 जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना। धारा 210 परिवाद मामलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। अध्याय 17 आरोपों का प्रारूप। धारा 211 आरोप की अंतर वस्तु। 212 समय स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टता। धारा 213 कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। 214 आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उसका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। धारा 215 गलतियों का प्रभाव। 216 न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। 217 जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना। ख आरोपों का संयोजन। धारा 218 सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। 219 एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। 220 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। 221 जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है जब अपराध जो साबित हुआ है अपराधित अपराध के अंतर्गत है आरोपित अपराध के अंतर्गत है। 223 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। 224 कई अपराधों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना। अध्याय 18 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। धारा 225 विचारण का संचालन लोक अभियोजनचक द्वारा किया जाना। धारा 226 अभियोजन के मामले में कथन का प्रारंभ। धारा 227 उन्मोचन। 28 आरोप विचरित करना। धारा 229 दोषी होने के अभिवचन। धारा 230 अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख अभियोजन के लिए साक्ष्य दोष मुक्ति। 33 प्रतिरक्षा आरंभ करना। 234 बहस। 235 दोष मुक्ति और दोष सिद्धि का निर्णय। 236 पूर्व दोष सिद्धि। 237 धारा 237 237 धारा 199 2 के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया। अध्याय 19 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। यहाँ पे धारा 238 धारा 207 का अनुपालन करवाना है। धारा 239 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। 240 आरोप विचरित करना। 241 दोषी होने के अभिवाक पर दोष सिद्धि। 242 अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा 243 प्रतिरक्षा का साक्ष्य पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले। धारा 244 अभियोजन का साक्ष्य। 245 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। 246 प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता। 247 प्रतिरक्षा का साक्ष्य विचारण की संपत्ति। धारा 248 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। 249 परिवादी की अनुपस्थिति। 250 उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकार। अध्याय 20 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। धारा 251 अभियोग का सारांश बताया जाना। 252 दोषी होने के अभिवाक पर दोष सिद्धि। धारा 253 छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक पर दोष सिद्धि। धारा 254 प्रक्रिया जब दोष सिद्धि न किए जाए। 255 धारा दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। 256 परिवादी का हाजिर न होना या उनकी मृत्यु। 257 परिवाद को वापस लेना। 258 कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति। 259 समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति।
अध्याय 21 संक्षिप्त विचारण। धारा 260 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। 261 द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण। 262 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। 263 संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख। 264 संक्षिप्त विचारणी विचारित मामलों में निर्णय। 265 अभिलेख और निर्णय की भाषा। अध्याय 21 क अभिवाक सौदेबाजी। 265 धारा क अध्याय का लागू होना। 265 ख अभिवाक सौदेबाजी के लिए आवेदन। 265 ग पारस्परिक रूप से समाधानप्रद निपटारा के लिए दिशा निर्देश। 265 ग पारस्परिक रूप से समाधानप्रद निपटारा की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी। 265 ड मामले का निस्तारण। 265 च न्यायालय का निर्णय। 265 छ निर्णय की अंतिमता। 265 ज अभिवाक सौदेबाजी में न्यायालय की शक्ति। 265 ज अभियुक्त द्वारा भुगती गई निरोध की अवधि का गुजारा कारावास के दंड के विरुद्ध किया जाएगा। 265 व्यावृत्ति। 265 ट अभियुक्त के कथनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कारागारों में विरुद्ध परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। 266 परिभाषाएं। 267 बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति। 268 धारा 267 के प्रवर्तन के कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति। 269 कारागार के भार साधक कतिपय आकस्मिकताओं के आदेश को कार्यान्वित न करना। 270 बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। 271 कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। अध्याय 23 जांचों और विचारणों में साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग। 270 न्यायालयों की भाषा। 273 साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थितियों में लिया जाना। 274 समन मामलों और जांचों में अभिलेख। 75 वारंट मामलों में अभिलेख। 76 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। 77 साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। 78 जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता है तब उसे संबंध में प्रक्रिया। 279 अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना। 280 साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियाँ। 281 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। 282 दुभाष या ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। 283 उच्च न्यायालय में अभिलेख। ख साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन। 284 कब साक्षियों को हाजिर होने के अभियुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। 285 कमीशन किसको जारी किया जाएगा। 286 कमीशनों का निष्पादन। 87 पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे। 288 कमीशन का लौटाया जाना। 289 कार्यवाही का स्थगन। 290 विदेशी कमीशनों का निष्पादन। 291 चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य। 291 क मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट। 292 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। 293 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। 294 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना। 295 लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। 296 शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। 297 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। 298 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। 299 दोष अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। अध्याय 24 जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। 300 धारा एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। धारा 301 लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। 302 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। 303 जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही
उपस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। धारा 304 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। धारा 305 प्रक्रिया जब निगम और रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी नियुक्त अभियुक्त है। धारा 306 यह अपराधी को समाधान सह अपराधी को समाधान। 307 क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। 308 क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। 309 कार्यवाही को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। 310 स्थानीय निरीक्षण। धारा 311 आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। 311 नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। धारा 312 परिवादियों और साक्षियों के व्यय। धारा 313 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। धारा 314 मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। धारा 315 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना। कुछ मामलों में अभियुक्ति अनुपस्थित या अभियुक्त कार्यवाही नहीं समझता है। 319 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति। 320 अपराधों का समन। 321 अभियोजन वापस लेना। 322 जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है उनमें प्रक्रिया। 323 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। 324 सिक्के स्टाम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्व दोष सिद्ध व्यक्तियों का विचारण। 325 प्रक्रिया तब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। 326 भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्ध या सुपुर्दी। 327 न्यायालयों का खुला होना। 328 अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया। 329 न्यायालय के समक्ष विचारिक व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। 330 अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृत चित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना। 331 जांच या विचारण को पुनः चालू करना। 332 मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया। 333 जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा है। 334 चित्त विकृत के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। धारा 335 ऐसे आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा के निरुद्ध किया जाना। 337 भार साधक अधिकारी को कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। 337 जहाँ यह रिपोर्ट की जाती है पागलबंदी अपनी प्रतिरक्षा करने के समर्थ है वहाँ प्रक्रिया। 338 जहाँ निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है वहाँ प्रक्रिया। 339 नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए पागल का सौंपा जाना। और 340 धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया। धारा 341 अपील। 342 खर्चों का आदेश देने की शक्ति। 343 जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया। 344 मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। 345 अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया। 346 जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए वहाँ प्रक्रिया। (347) रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा। 348 माफ़ी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन। 349 उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने के
से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी। 350 समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। 351 धारा 344, 345, 349 और 350 के अधीन दोष स्थितियों से अपील। 352 कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना। 350 निर्णय। 54 निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु। 55 महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय। 356 पूर्ववर्तन सिद्ध दोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। 357 प्रतिकर देने का आदेश। 357 ए पीड़ित प्रतिकर स्कीम। 358 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकार। 359 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। 360 सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना से पश्चात छोड़े देने का आदेश। 361 कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना। 362 न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। 363 अभियुक्त या अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का लिया जाना। 364 निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा। 365 सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष या दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। 66 सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि करने के लिए प्रस्तुत किया जाना। 367 अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। 68 दंडादेश को पुष्टि करने या दोष सिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। नए दंडादेश की पुष्टि का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। 370 मतभेद की दशा में प्रक्रिया। 371 उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। 372 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना। 373 परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने के इनकार करने वालों या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। 374 दोष सिद्धि के से अपील। 375 कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे अपील न होना। 376 छोटे मामलों में अपील न होना। 377 राज्य सरकार द्वारा दंड देश के विरुद्ध अपील। 378 दोष मुक्ति की दशा में अपील। 379 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। 380 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। 381 सेशन न्यायालय में की गई अपीलों से जैसे कैसे चुनी जाएगी। 82 अपील की अर्जी। 83 जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। 84 अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना। 385 संक्षेपतः खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। 86 अपील न्यायालय की शक्तियाँ। 87 अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय। 388 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। 389 अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। 390 दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। 391 अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। 392 जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हो वह प्रक्रिया। 393 अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। 394 अपीलों का उपशमन। 395 उच्च न्यायालय को निर्देश। 96 उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामलों का निपटारा। 397 पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मांगना। 398 जांच करने का आदेश देने की शक्ति। 399 सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। 400 अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति। 401 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ।
402 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामले को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति। 403 पक्षकारों को सुनने या न्यायालय का विकल्प। 404 महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के मामलों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना। 405 उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करने के निचले न्यायालय को भेजा जाना। 406 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। 407 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 8 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायालय की शक्ति। 9 सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना। 10 न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। 411 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना। 412 कारणों का अभिलिखित किया जाना। 413 धारा 368 के अधीन किए गए आदेश का निष्पादन। 414 उच्च न्यायालय द्वारा किए गए मृत्युदंड का निष्पादन। 15 उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में मृत्युदंड देश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना। 16 गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड का मुलतवी किया जाना। कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। 418 कारावास के दंड देश का निष्पादन। 19 निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। 20 वारंट किसको सौंपा जाएगा। 421 जुर्माना उद्गहित करने के लिए वारंट। 422 ऐसे वारंट का प्रभाव जुर्माना। 423 जुर्माने के उपग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट। 424 कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन। 25 वारंट कौन जारी कर सकेगा। 426 निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावित होगा। 427 ऐसे अपराधी की दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट है। 428 अभियुक्त द्वारा भोगी गई विरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। और 429 व्यावृत्ति। 430 दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। 431 जिस धन का संदाय करने का आदेश किया गया है उनका जुर्माना के रूप में वसूल किया जा सकना। 432 दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति। 33 दंडादेश के लघुकरण की शक्ति। 433 है कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों का पर निर्बंध। 434 मृत्यु दंडादेशों की दशा में केंद्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति। 435 कुछ मामलों में राज्य सरकार का केंद्रीय सरकार में परामर्श करने के पश्चात कार्य करना। 436 किन मामलों में जमानत ली जाएगी। 436 ए अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। 437 अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। 437 है अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत। 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। 439 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ। 440 बंध पत्र की रकम और उसे घटाना। 441 अभियुक्त और प्रतिभुवों का बंध पत्र। 441 है प्रतिभुवों का द्वारा घोषणा। 442 अभिरक्षा से उन्मोचन। 443 जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। 444 प्रतिभुवों का उन्मोचन। 445 मुचल के बजाय निक्षेप। 446 प्रक्रिया जब बंधपत्र समाप्त कर लिया जाता है। 446 ए बंधपत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण। 447 प्रतिभु के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंधपत्र का
संपहरण हो जाने की दशा में प्रक्रिया। 448 अवयस्क से अपेक्षित बंध पत्र। 449 धारा 446 के अधीन आदेशों की से अपील। 450 कुछ मुचलकों पर देय रकम का उग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। 451 कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश। 452 विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश। 453 अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। 454 धारा 452 और 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील। 55 अपमान लेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। 56 स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। 57 संपत्ति के अधिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। 58 जहां 6 मास के अंदर कोई दावेदार हाजिर ना हो वहां प्रक्रिया। विनश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति। वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती। 61 वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती है। गलत स्थान में कार्यवाही। धारा 164 या धारा 281 में उपबंधों का अनुपालन। आरोप विचरित न करने या उसके अभाव को उसमें गलती का प्रभाव। 465 निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। 466 त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का आवेदन न होना। 467 परिभाषा। 468 परिसीमा काल की संपत्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। 469 परिसीमा काल का प्रारंभ। 470 कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन। 471 किस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। 472 चालू रहने वाला अपराध। 473 कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण। 474 उच्च न्यायालय में के समक्ष विचारण। 475 सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान अफसरों को सौंपा जाना। 476 प्रारूप। 477 उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। 478 कुछ दिशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति। 479 वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है। 480 विधि व्यवसाय करने वाले प्लीडर का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना। 481 विक्रिय से संबंध लोक सेवक या का संपत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना। और 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को व्यायवृत्ति। 483 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य। 484 निरसन और व्यायवृत्तियाँ है। दोस्तों CRPC की टोटल 484 सेक्शन है, धाराएं है जो इस वीडियो में कवर की गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो को दोस्तों ये वीडियो बनाने में जितनी हमें मेहनत लगी उसको लाइक और शेयर करने में आपको उतनी मेहनत नहीं लगेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और हम ऐसे भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक धारा के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ऐसे भी वीडियो हम टाइम पे अपलोड करते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।